सो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था तुम्हारा जो ग्रेविटेशन होता है। तो ग्रेविटेशन में एक्चुअली क्या होता है, इट्स ए ग्लोबल, से यूनिवर्सल फेनोमेना है कि नहीं। यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ तुमको ग्रेविटेशन का वहाँ पे जो फेनोमेना है वो वहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। इवन इफ यू गो मूव आउटसाइड द मिल्की वे, इफ यू मूव आउटसाइड द आवर ओन गैलेक्सी, मतलब कहीं पे भी चले जाओ यूनिवर्स में, यूनिवर्स ए वेरी लार्ज एरिया है कि नहीं, वेरी बिग। सो जितना भी चीज होता है तो ग्रेविटेशन इज नथिंग बट ए फोर्स, है कि नहीं। एक ऐसा फोर्स जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ मून, एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस ये सब का रीजन है कि नहीं। सो इन द लास्ट क्लास आई डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, याद है सबको। हाँ। ओके, सो मास क्या होता है, मास कांस्टेंट रहता है, बट वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट इन विच यू आर करेंटली लोकेटेड, है कि नहीं। जहां पे तुम जिस प्लैनेट के ऊपर खड़े हो तो उस प्लैनेट का मतलब तुम्हारा जो प्लैनेट या फिर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो वेट एक फोर्स है अल्टीमेटली, दैट द अमाउंट ऑफ फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट, प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, वो सब अपने और जो खींचता है वही फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं, ठीक है। सो देन अनदर थिंग दैट वी सॉ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई भी एक फोर्स जो एक सर्कुलर, जो एक मूवमेंट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलरली मूव करता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तब क्या होता है, देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर की तरफ खींचा जाता है, ठीक है। उसी कारण उसका जो उसका पाथ का जो टेंजेंशियल मतलब डायरेक्शन होता है हर एक पॉइंट में, उस चीज का जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। जैसे ये इस पॉइंट में क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस पॉइंट में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट वो सर्कुलर पाथ में कैसे रेस्ट्रिक्टेड रहता है, व्हाई डज व्हाई डजंट इट गो बियॉन्ड, मतलब इन दिस ओन डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था इसको, वो क्यों नहीं जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच इज होल्डिंग इट इन इट्स पोजीशन इन द पाथ, सर्कुलर पाथ में पकड़ कर रखा है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कहा जाता है, सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरीके से तुम बोल सकते हो, जो प्लेनेट या फिर कोई सैटेलाइट अगर मून के ऊपर खड़े हो तो क्या मून तुमको पुल करेगा, है कि नहीं। सो दैट फोर्स इज काइंड ऑफ ए सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं, जो तुमको उसी सर्कुलर सरफेस में पकड़ के रखता है, इट डज नॉट अलाउ यू टू गो अवे फ्रॉम इट, है कि नहीं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक टाइप का तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। सो दिस इज द टेंजेंशियल लाइन, टेंजेंट जो बोला जाता है, ये क्लास 10 में मिलेगा मैथ्स में। सो तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आज हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यूनिवर्स में कहीं पे दो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, यू कैन इवन कंसिडर योरसेल्फ एंड द सन। सन एक बहुत बड़ा चीज है, यू आर वेरी माइन्यूट काइंड ऑफ थिंग, है कि नहीं, इन फ्रंट ऑफ द सन। इवन देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज, है कि नहीं, यो एंड द सन। समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम लोग अर्थ के ऊपर है, वी आर लिविंग ऑन अर्थ, सो अर्थ और हम लोग के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशन जो कॉन्सेप्ट है वो दो बॉडीज को कंसिडर करने से, मतलब कंसिडर करके उसको अकाउंट में लिया जाता है। समझ में आया। दैट मीन्स ग्रेविटेशन वर्क्स बिटवीन टू डिस्टिंक्टली सेपरेटेड बॉडीज। समझ में आया। ये चीज समझ में आया। मतलब ग्रेविटेशन मैंने पहले क्लास में एकदम स्टार्टिंग में लिखाया था, ए फेनोमेना दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स। यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, ये फेनोमेना दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया था एप्पल और अर्थ के बारे में। न्यूटन का जो न्यूटन ने कैसे निकाला था, लॉज ऑफ मोशन कैसे निकाला था, इनर्शिया कैसे निकाला था, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द फॉलिंग एप्पल, है कि नहीं। सो
एप्पल नीचे क्यों गिरा, अर्थ क्यों एप्पल की तरफ पुल नहीं हुआ, बिकॉज दोनों के बीच में एक फोर्स है कि नहीं. सो अर्थ भी एप्पल को पुल कर रहा है विद दैट फोर्स, एफ फोर्स, एंड द एप्पल इज ऑल्सो पुलिंग द अर्थ विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. अभी बोल सकता हूँ सेम अमाउंट ऑफ कैसे होगा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्रेविटेशन. समझ में आया. सो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहता है बिटवीन द बोथ द बॉडीज एंड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज अप्लाइड. अभी डिफरेंस क्या है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इंटू 10 to the power 20 या फिर 30 किलोग्राम्स होगा, है कि नहीं, उस टर्म्स में होता है. और एप्पल का कितना है, तुम्हारा 1 kg भी नहीं होगा. समझ में आ रहा है. सो दैट मेक्स द डिफरेंस. तो एफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम रहना पड़ेगा दोनों ऑब्जेक्ट में. हम लोग अभी दोनों ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट कंसिडर में ले रहे हैं, अर्थ एंड एप्पल, है कि नहीं. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से देयर इज द सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स. एक्शन रिएक्शन फोर्स जो हम लोग को पढ़ा था ना, वैसा टाइप का चीज है. बट यहाँ पे सिर्फ वहां पे ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, जैसे काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स. ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है. हाँ, पहले ही बोल रहा हूँ, दो टाइप का फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जिन लोगों ने पढ़ा है, ऋषिकेश पढ़ा था ना लास्ट ईयर. हाँ सर. हाँ. सो ग्रेविटेशन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इवन इफ यू फ्लाई, जैसे ऊपर में तुम हॉट एयर बैलून में उड़ रहे हो, है कि नहीं, तब भी तुम्हारा अर्थ का जो ग्रेविटी तुमको नीचे पुल करेगा, है कि नहीं. समझ में आ रहा है. सो इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो सिमिलरली एप्पल और अर्थ के बीच में भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है. मतलब एप्पल भी सेम फोर्स से अर्थ को पुल कर रहा है, अर्थ भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से एप्पल को पुल रहा है. दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एप्पल, ठीक है. बट एप्पल क्यों नीचे जाता है, अर्थ क्यों ऊपर में नहीं जाता, इसका रीजन सिंपल है. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं. सो यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का फंडा आता है. एक्सेलरेशन मतलब कितना स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, है कि नहीं, मतलब कितना चेंज आएगा उस ऑब्जेक्ट मतलब बॉडी में, मतलब देयर विल बी चेंज इन इट्स मोशन, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है, एफ ऑफ जी को सेम रहना पड़ेगा. मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है, मास ऑफ एप्पल बहुत कम है, ठीक है. सो सिंपल सा लॉजिक है. तो अगर मैं एफ ई लिखूंगा तो एफ यहाँ पे होगा मास ऑफ अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मास ऑफ अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ओके. एंड फोर्स ऑफ एप्पल इज इक्वल टू मास ऑफ एप्पल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, ठीक है. समझ में आया. सो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर्स यूज करता हूँ तब कंफ्यूजन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो ये दोनों फोर्स सेम होगा, दिस टू आर इक्वल, है कि नहीं. सो यहाँ पे ये ज्यादा बड़ा है, ये बहुत कम है इस कंपैरिजन. सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसको सेम रखने के लिए, इस वैल्यू को, फोर्स का वैल्यू को सेम रखने के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, ठीक है. मतलब यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा था मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ एप्पल. इसको बोलते हैं मच मच ग्रेटर, ठीक है. ये सिंबल को क्या बोलते हैं, मच मच ग्रेटर. सो मास ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ एप्पल, ठीक है. सिमिलरली तो मास अगर ज्यादा है अर्थ का तो ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाएगा, टू कीप द फोर्स सेम, द अमाउंट ऑफ फोर्स सेम, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा. so दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ये समझ में है सबको, ये चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना. सो ये अगर बहुत ज्यादा हो गया, ये अगर हाई हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लो होना पड़ेगा. क्यों, सो दैट एफ ई का वैल्यू एफ ए के साथ मैच करता है. समझ में आ रहा है. सबको समझ में आया चीज. हाँ. नवदीप, काव्यक, ऋषिकेश, हैव यू अंडरस्टूड Yes दिस sir. पार्ट. ये पार्ट समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. Yes. जैसे यहाँ पे सोचो, मास ऑफ Yes अर्थ है sir. तुम्हारा 5, और यहाँ पे मास ऑफ, तो फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स का वैल्यू 10 है. सोचो दोनों का वैल्यू 10 है. तो ये अगर 5 हो गया, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. और यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है कि नहीं. इक्वल नहीं होगा ऑब्वियसली, मास और यहाँ पे मैं इक्वल का बात नहीं कर रहा, बट देयर इज अ
द वैल्यू हैज टू बी मेंटेन्ड, है कि नहीं? सो ऑटोमेटिकली ये अगर ज्यादा हो गया इसको घटना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ये अगर कम है इसको बढ़ना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मास ऑफ एप्पल इतना कम है तो उसके कारण एक्सेलरेशन उसमें बहुत ज्यादा होगा, ओके। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल। सो दैट इज वाई एप्पल नीचे गिरता है, एप्पल अर्थ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और ज्यादा स्पीड से नीचे गिरता है। इंस्टेड एक एप्पल ट्री में है, एप्पल की तरफ तो अर्थ मूव नहीं करता, दैट इज द रीजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है टेक्स्ट में, बट both of them, the apple and the earth, are attracting each other with the same amount of gravitational force, ठीक है, just in opposite directions. Obviously same direction तो नहीं होगा ना, अर्थ एप्पल को जिस डायरेक्शन में पुल कर रहा है एप्पल ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है कि नहीं, एप्पल की तरफ पुल कर रहा है, समझ में आया? सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट देयर इज अ लॉ दैट हैज बीन डिस्कवर्ड भी बोल सकते हो, या फिर तुमको मतलब इट्स अ लॉ दैट हैज बीन डिवाइस्ड, ठीक है। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन, ठीक है। ये जो लॉ है ये यूनिवर्स के कोई भी कोने में जाओ, देयर यू विल फाइंड दिस लॉ वर्किंग, ठीक है, वहां पे भी ये काम करेगा। समझ में आ रहा है? इवन इन आउटर स्पेस जहां पे तुम्हारा कोई भी मैटर नहीं होता है, मतलब वैक्यूम होता है पूरा, ठीक है, वहां पे भी ये काम करता है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। सो लेट अस स्टडी दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसका जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ, इसके जो ये फॉर्मूला दिख रहा है ना तुमको, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला का तुमको मतलब डिराइवेशन भी आ सकता है। सो ऐसे लिखाऊंगा तो तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है। दिस जस्ट लाइक ए डिराइवेशन, जब हम लोगों ने वो ये पता याद है तुम्हारा, जो चैप्टर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर 8 में हम लोगों ने क्या देखा था, उन तीनों फॉर्मूला का प्रूफ दिखाया था, है कि नहीं? लॉज, फॉर्मूला फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वहाँ पे एक्सेलेरेशन था, उसके बाद तुम्हारा वेलोसिटी का था, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम था, है कि नहीं? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, याद है? वो सब तीन फॉर्मूला याद है? हाँ. हाँ, sir. नाउ इफ यू हैव थॉट दैट हाँ वो चैप्टर में पढ़ लिया, हो गया, एक चीज मैं दिखाता हूं, यू विल बी यूजिंग दोज फॉर्मूलाज अगेन इन दिस चैप्टर। दिख रहा है? ये पार्ट दिख रहा है? हाँ, sir. तो साइंस में ऐसा चीज है, ये नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी ये तीन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तब तो तुम, अभी तो ये सेम बुक में है, नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर तुमको ये समझना है, याद रखना है। सो दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर्स इन क्लास 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10 में भी इसका एप्लीकेशन मिलेगा, ओके। सो ध्यान में रखना, और ये चैप्टर अच्छा से पढ़ो, ठीक है। मतलब क्यों मैं बोल रहा था चैप्टर 8 और 9 इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रीजन, बहुत जगहों में यूज होता है, ठीक है। सो लेट अस राइट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एकदम सिंपल से समझ लो पहले। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन का जो फेनोमेना काम करता है। सो इसका जो जनरल डेफिनेशन है वो भी तुमको दो ऑब्जेक्ट को लेके लिखना पड़ेगा, समझ में आया? सो इफ यू कंसिडर टू, और ये लॉ एक्चुअली आइजैक न्यूटन ने दिया था, इफ यू से दैट हाँ ये क्या है, तो आइजैक न्यूटन वाला चीज है, बिकॉज न्यूटन ने अल्टीमेटली ग्रेविटेशन को फर्स्ट स्टडी किया था, है कि नहीं? ग्रेविटेशन वाज द फर्स्ट फोर्स दैट वाज स्टडी, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स दैट वाज स्टडी, उसके बेसिस पे बाकी फोर्स को डिस्कवर किया गया था ऑन द सेम लाइंस, ओके। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि
स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पहले, ठीक है। तो कोई भी लॉ का स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट इज जस्ट एक्चुअल जो रिटर्न में लिखा रहता है वो है, ठीक है। सो रुको, स्टेटमेंट लिखने का पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ यहाँ पे। The universal law of gravitation was put forward सर आइजैक स्पेलिंग गलत है, ठीक है। सो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। तो एग्जाम में अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाए, घबरा मत जाना, इसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? हाँ। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट, ये क्या बोलता है, ठीक है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एग्जाम में भी लिखना है। तो आई वुड प्रेफर दिस स्टेटमेंट टू बी रिटन पॉइंट वाइज, बिकॉज 2 पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। सो you can say the universal law of gravitation states that कोई भी स्टेटमेंट लिखने के पहले ये लाइन लिखना, हाँ, स्टेट्स दैट लिख के डैश देना, उसके बाद डबल कोट्स में लिखना जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। सो एवरी पार्टिकल attracts every other particle in the universe. Now let me stop. इस लाइन से क्या पता चल रहा है? हर एक पार्टिकल, पार्टिकल इन द सेंस पार्टिकल कैन बी वेरी माइक्रो साइज, ठीक है, बहुत छोटा भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है, और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है एज कम्पेयर जस्ट लाइक सन, उसके बाद सन से भी और जो बड़ा स्टार है तो वो भी हो सकता है। सो एवरीथिंग इज अ पार्टिकल, एवरीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए मैटर, है कि नहीं। तो कोई भी मैटर को यहाँ पे पार्टिकल बोला जा रहा है। जैसे चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था, मैटर को हम लोगों ने पार्टिकल वर्ड से डिस्क्राइब किया था, है कि नहीं। तो सिमिलरली एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इस लाइन से पता चलता है कि तुम्हारा जो ग्रेविटेशन है वो एक फोर्स है, इट्स एन अट्रैक्टिंग फोर्स, है कि नहीं। तो वो फोर्स कोई भी 2 पार्टिकल्स अगर तुम कंसिडर करोगे यूनिवर्स में, हाउएवर फार दे आर, वो वहां उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वन विल अट्रैक्ट द अदर। सिमिलरली, समझ में आया? इतना तक समझ में आया? ये पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट को समझ में आया? हाँ। बाकी होगा? यस सर। एकदम हाँ सिंपल तरीके सर। से समझा रहा हूँ, सिंपल तरीके से समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करना, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स, ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट स्टेटमेंट का। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज अबाउट वो जो हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब मैंने बताया था,
डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और दोनों पार्टिकल का मासेस के ऊपर डिपेंड करता है. सो नाउ कम्स दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है. सो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल से, तो ये जो फोर्स है, every particle attracts every other particle in the universe with a force. With a force or force with a force which is, यहां पे मैं दो पार्ट में लिखूंगा, दो पॉइंट में लिखूंगा. ठीक है. सो नंबर वन, which is directly proportional to the product of the masses. प्रोडक्ट ऑफ द मासेस मतलब हम लोग दो पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं जब भी हम लोग ग्रेविटेशन का फेनोमेना के बारे में बात करते हैं. सो उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास, फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंसीडरिंग ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्वियसली दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 एंड m2, m1 इंटू m2, है कि नहीं. सो उसके साथ वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. नंबर द सेकेंड पॉइंट, और एक चीज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के साथ. एंड नॉट ओनली द डिस्टेंस बट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आया. दिस इज द लॉ. सबको समझ में आ रहा है. हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला कैसा होता है, फॉर्मूला को ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे. ओके. तो इतना तक समझ में आया. हाँ. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इफ आई ट्राई टू राइट दिस पॉइंट, आई कैन राइट लाइक दिस. एंड ये वाला अगर उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है, सो आई कैन राइट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो क्या होगा, 1/r². ठीक है. समझ में आया. तो दीज आर द 2 पॉइंट्स. इसी को यूज करके हम लोग जो फॉर्मूला है वो निकालेंगे. सबको समझ में आया चीज. हैव यू अंडरस्टूड द स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नवोदीप, काव्यक, ऋषिकेश, समझ में आया. Yes, sir. काव्यक. Yes, sir. हाँ सर. Okay. Now let us try to understand what this law means. ठीक है. I will draw a diagram. ठीक है. एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा. उसी डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे टू मैथमेटिकली derive the formula for universal law of gravitation. Okay. So the second part is mathematical formulation. Okay. So यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ, यहाँ पे तुम लोग का बुक में जैसे खड़ा है. इट्स क्वाइट. हाँ, और एक चीज जो तुम लोगों को नहीं पता है, इसको लिखने के पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैं लिखा के देता हूँ.
तो दोनों पार्टिकल का जो सेंटर होगा उसके बीच में ही काम करेगा। समझ में आया? सो दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ पार्टिकल्स, राइट साइड में नहीं, टोटल बॉडी में भी नहीं, सेंटर में। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट अगर सर्कल भी नहीं है, सर्कल नहीं भी होगा, फिर भी हम लोग उसका सेंटर निकाल सकते हैं। उस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? सर्कुलर होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर सर्कुलर नहीं होगा तब भी हम लोग वो सेंटर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमंस आर नॉट सर्कुलर, है कि नहीं, बट हम लोग के बॉडी में भी हम लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ। मतलब कहीं पे भी होता है, मतलब कोई एक जगह में जहां से तुम्हारा हर एक पोर्शन में इक्वली वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो दैट पॉइंट कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, इवन इफ द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल इज नॉट सर्कुलर इन शेप। ओके, सो दैट वाज द मेन पॉइंट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जानना जरूरी है। ओके, बिकॉज फोर्स क्या होता है, फोर्स किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, किसी एक पॉइंट में जाके एंड होता है। सो दोज टू पॉइंट्स आर द सेंटर्स ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, so let us now see the mathematical formulation. So यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग एक कुछ भी चीज प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, लेट मी राइट लाइक दिस, लेट A and B be two objects of masses। बुक में देखो, बुक में यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम यूज किया है। आई विल राइट लाइक M1 M2। ठीक है, वो मुझे इजी लगता है। ठीक है, बिकॉज देखो M1 M2 देखने से क्या होगा, कैपिटल एम और स्मॉल एम लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा माइंड में आ जाएगा, हाँ जो कैपिटल एम है वो ज्यादा भारी है, उसका मास ज्यादा है, और जिसका स्मॉल एम है वो हल्का है। डोंट मेक दैट मिस्टेक। इक्वल साइज का भी अगर होगा ना, उन दोनों के बीच में भी तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट टू अवॉइड दैट आई एम यूजिंग M1 and M2। ठीक है, सो लेट A and B be two objects of masses M1 and M2 respectively। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. सो और लेट R स्मॉल r जो वैल्यू है, लेट स्मॉल r बी द डिस्टेंस between between what, between the centers of A and B, that is G1, sorry, C1 and C2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब A का सेंटर C1 है और B का सेंटर C2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो इसी चीज को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इसी चीज को हम लोग डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ओके, सो लेट मी ड्रॉ टू सर्कल्स। जब हम सेंटर की बात करते तो वी टेंड टू ड्रॉ सर्कल्स ओनली। को यहाँ पे शेप है शायद, सपोज दिस इज वन सर्कल, और इसी को कॉपी करके थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। सेम साइज भी ड्रॉ कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सो ये है हम लोगों का शेप। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ टू पॉइंट्स। ओके, तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर सोचो, मैं यहाँ पे सेंटर लिख रहा हूँ, तो दिस इज C1, दिस इज माई ऑब्जेक्ट A, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? दिस इज माई ऑब्जेक्ट B। ओके, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर विल बी ऑलमोस्ट हियर, सो दिस इज C2। ओके, समझ में आया? तो A और B यहाँ पे लिखता हूँ, तो समझ में, ऑब्जेक्ट A भी लिख सकता हूँ।
नाउ इफ आई ज्वाइन दिस टू, अगर इन दोनों का सेंटर मैं ज्वाइन करता हूं विथ अ स्ट्रेट लाइन, नाउ टेल मी, अभी जो हम लोग आर, यहां पे जो हम लोगों ने आर लिखा था, ये आर कौन सा वैल्यू है? दिस आर इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, मतलब C1 और C2 के बीच वाला डिस्टेंस है आर। समझ में आया? इज इट क्लियर? और इसका मास कितना है? इसका मास है m1 और इसका मास क्या है? m2। समझ में आया? ये दो डायग्राम समझ में आया सबको? हाँ। बाकियों को? यही चीज है, मैंने जो लिखा है थोड़ी देर पहले, यही लिखा था। लेट एन बी टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए का मास m1 है, ऑब्जेक्ट बी का मास m2 है। आर क्या है? आर उन दोनों के सेंटर्स के बीच वाला डिस्टेंस है, नॉट एनी डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस ऐसा नहीं ले रहा हूँ कि हाँ इन दोनों के बीच वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो नहीं है, दैट इज नॉट आर। ठीक है, दिस इज नॉट आर। समझ में आ रहा है? सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉट आर, इसको मैं भी आर नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल डिस्टेंस होता है, ग्रेविटी मेजर करने के लिए जो डिस्टेंस कंसिडर करते हैं वो क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स में होता है। ठीक है, दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट ए का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? C1 है, और ऑब्जेक्ट बी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? C2 है। समझ में आया? दिस इज डायग्राम क्लियर? यस। बाकियों को समझ में आया? काव्यक, ऋषिकेश, नवोदीप समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऋषिकेश। यस सर। ओके सो इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ऑब्वियसली देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑब्वियसली कैसे आएगा? ऑब्जेक्ट ए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ए अलोंग दिस लाइन विल अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बी, है कि नहीं? दिस विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब जिस फोर्स से ए बी को पुल कर रहा है कि नहीं? तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? दिस विल बी पुल्ड इन दिस डायरेक्शन, ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है कि नहीं? ये किसका फोर्स है? ए इज पुलिंग बी। ठीक है, सिमिलरली बी क्या करेगा? बी ए की तरफ पुल हो रहा है, अभी ए भी क्या करेगा? ए विल ऑल्सो बी पुल्ड टुवर्ड्स बी, है कि नहीं? तो ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? बी अप्लाई कर रहा है। किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है? ए के ऊपर। ठीक है, नीचे वाला। तो ए इज गेटिंग पुल्ड बाय बी टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड सिमिलरली बी इज ऑल्सो गेटिंग पुल्ड टुवर्ड्स ए, है कि नहीं? विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। समझ में? इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम में क्या किया है? ये एरो यूज किया है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बोथ द एरोज आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम लाइन में है। ओके, इज इट क्लियर? यस। ओके, सो इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट, तो तुम लोग भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, नॉट अ बिग डील। ऐसा बीच में एरो ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट एफ, वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ लिख सकते हो, बट जरूरी नहीं है लिखना। बट नाउ वी कैन से let the force of attraction between the two objects A and B be capital F. ठीक है, so I can say now according to universal law of gravitation, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? So according to universal law of gravitation we
वी हैव टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग क्या था, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल or I can write this force is directly proportional to the product of the masses, है कि नहीं. तो कैसे लिखेंगे, that is I can write F is directly proportional to m1 into m2. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, समझ में आया, ये चीज समझ में आया. इस पॉइंट को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, समझ में आ रहा है. हाँ. बाकियों को समझ में आया. वो जो लॉ में था हम लोगों ने उसी को मैथमेटिकली स्टेटमेंट फॉर्म में इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है. मतलब नाउ वी आर कंसीडरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, है कि नहीं, उसका मास भी हम लोगों को पता है m1 m2 है. तो इन दैट मैनर वी आर राइटिंग. ओके, समझ में आया सबको. काबिक, ऋषिकेश, नवदीप, एनी डाउट्स. नो सर. काबिक, नवदीप, कोई डाउट है. Sir, can you please explain No, me sir. the again? ये जो देखो हम लोगों ये तो समझ में आया था ना, जो स्टेटमेंट में लिखा था. स्टेटमेंट में बोला था हर एक पार्टिकल को दूसरे अदर पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल से कंसीडर करोगे उनके बीच में क्या होगा, देयर विल बी अ फोर्स. ठीक है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स के साथ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा. पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. उसी को हम लोगों ने इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा है. मतलब अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव दिस फोर्स. ये जो हम लोगों ने फोर्स लिखा था, ये जो एफ का वैल्यू है, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ व्हाट, मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इन कंसिडरेशन. समझ में, अभी समझ में आया. सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसी लाइन को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा है. समझ में आया कब. सो एफ इक्वल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब m1 इंटू m2. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है. ठीक है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं. समझ में आया. हाँ सर. अभी क्लियर हुआ. Yes sir, it's clear. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट स्टेटमेंट में क्या था, दैट इज दिस फोर्स, ये जो फोर्स है, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. ठीक है, सो उस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या लिखा था, दैट इज स्मॉल आर, है कि नहीं. सो नाउ आई कैन राइट द सेकंड पॉइंट एज दिस फोर्स इज inversely proportional to the square of the distance ठीक है. तो मासेस मतलब वो दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ. सो वो जो फोर्स है, दैट फोर्स दैट इज नथिंग बट एफ. ये एफ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली जब भी हम लोग बोलेंगे तो 1 बाय आएगा. ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस. व्हाट इज द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, दैट इज आर. वहां से मतलब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज स्मॉल आर, है कि नहीं. C1 और C2 के बीच में जो डिस्टेंस है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स आर इज स्मॉल आर. सो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब आर तो लिख रहे हैं, सिर्फ आर लिखने से नहीं होगा, आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा. समझ में आया.
सबको समझ में आया ये चीज? आई एम जस्ट राइटिंग दिस स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है? क्यू आर स्क्वायर है। क्यू आर स्क्वायर है, ये अभी बहुत कॉन्सेप्ट है, अभी देखेंगे चैप्टर में। इसका एक्चुअल प्रूफ 11-12 में पढ़ पाओगे इफ यू टेक साइंस, तब जाके तुमको इसमें काइनेमेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो अभी मैं समझाना चाहूंगा तो समझ नहीं पाओगे, बट टेक इट एज अ फैक्ट एज ऑफ नो, ठीक है? क्यों होता है, स्क्वायर क्यों ले दिया जाता है, इसका हम लोगों ने किया था ये, बट अभी समझने लायक नहीं हो तुम, ओके? नेट में देख सकते हो, कोई बहुत वीडियोस होता है, बहुत इजीली समझाते हैं, बट अभी सिर्फ ओवरव्यू तुमको मिलेगा, ओके? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, तुमको एक्चुअली काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? काइनेमेटिक्स में जब फोर्स का बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे इसका प्रूफ मिलता है। हम लोगों ने कितना बहुत बड़ा प्रूफ है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 3 पेजेस, टू पेजेस तो मिनिमम चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? 11-12 में मिलता है, 11-12 का जो फिजिक्स है वहां पे मिलता है। समझ में आया सरस्वती? हाँ। मैंने भी पूछा था सेम क्वेश्चन, मैंने भी पूछा था टीचर को, टीचर ने बोला अभी समझने लायक नहीं हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन यू दिस द प्रूफ व्हाई इट इज स्क्वायर एंड नॉट सिंपली आर, ठीक है? ये क्यों होता है वे अभी समझने लायक नहीं हो। सो जस्ट टेक इट एज अ फैक्ट, अभी सिर्फ समझ लो। मतलब लॉ देखो, अभी तुम लोगों को सिर्फ लॉ दिया है, ठीक है? लॉ का डिराइवेशन नहीं आता है, लॉ का डिराइवेशन इज वेरी टफ, ओके? देखो न्यूटन ने निकाला था, बहुत जगह में काम करता है, यूनिवर्सल लॉ है, तो यूनिवर्सल लॉ का प्रूफ भी बहुत बड़ा होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, ठीक है? जैसे डिफरेंस, ठीक है? हम लोग डिराइव नहीं कर रहे, मतलब वी आर जस्ट डिराइविंग द फॉर्मूला, ठीक है, फ्रॉम द लॉ इटसेल्फ, वी आर नॉट प्रूविंग द स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है डिफरेंस? हाँ। स्टिल कभी भी टाइम मिले तो मैं ओवरव्यू देने का कोशिश करूंगा। आफ्टर इफ आई कंप्लीट द सिलेबस, आफ्टर दैट आई कैन, याद रखना तब पूछना, तब मैं बता दूंगा। टाइम लगता है इसमें, मतलब एक क्लास में भी नहीं होगा, ऐसा टाइप का चीज है। हम लोग को 1 हफ्ता लगा था ये समझने में। सो उसके पहले बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तो तुम लोग को वो चीज पता नहीं है, सो दैट इज वाई जस्ट टेक इट एज अ फैक्ट, ठीक है? ये तो लाइन तुमको दिया हुआ है, you have to just convert it into a mathematical form. So f is directly proportional to 1 by r square. That is the square of the distance between the masses. Okay. So are these two statements clear? Mathematical forms clear है? सबको क्लियर हुआ? हाँ। मतलब सिर्फ इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, सिंपल है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, सिंपल सा चीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड f इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, सो इफ आई राइट कंबाइनिंग 1 and 2, वी गेट, क्या मिलेगा? आई कैन राइट दिस एज f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। मतलब इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, मतलब f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, सो इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है? बाय कंबाइनिंग आई कैन राइट दिस एज f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। समझ में आया? ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। इफ यू हैवंट स्टडीड इन डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, वेरिएशन में कल नहीं पढ़ा है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर क्वांटिटीज है, इफ द सेम क्वांटिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, मतलब a1 and a is again direct proportional to the inverse of a2, so I can write this as, दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूँ, a is direct proportional to a1 by a2। समझ में आया? तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आया?
हाँ किस किस को ये चीज पता था? पढ़ा था क्या तुम लोगों ने? हाँ ऋषिकेश याद है? तुमको तो पढ़ाया था। ऋषिकेश, डू यू रिमेम्बर? या भूल गए? ये चीज याद है? सब पूरा याद नहीं था। सो ऐसे भी किया जा सकता है, याद नहीं है तो अभी याद कर लो। सो अगर ऐसा टाइप का स्टेटमेंट है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर सेम क्वांटिटी है, यहाँ पे जैसे ए, दोनों साइड में ए है, सो वहां पे हम लोग डायरेक्ट और इनवर्स को कंबाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, तो जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम, मास के साथ भी प्रोपोर्शनल है। एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए, एक्सेलरेशन के साथ की प्रोपोर्शनल, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ गया तो फोर्स भी ज्यादा होगा, फोर्स है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा उसको मूव करने के लिए, है कि नहीं? इसको हम लोग मिला के कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग उसको। तो a1 इंटू 1/a2, तो दैट विल गिव अस a1/a2। ये ऑलरेडी हम लोगों ने इस साल ही किया है, चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो फिजिक्स का तो लास्ट चैप्टर था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में किया है, ये चीज किया था ना, ये चीज। हाँ तो सेम चीज ही है ये वाला, एक ही चीज है। सो अल्टीमेटली वो एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास इंटू मास m1 इंटू m2, और एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r² को हम लोग कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज द थिंग दैट यू कैन फाइंड। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक क्वांटिटी है ऐसा और सेम क्वांटिटी ऐसे होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो आई कैन राइट दिस एज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x1 x2, ठीक है? तो ऐसे लिखा जा सकता है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों चीज साइड को। सो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया? प्रोपोर्शनलिटी मिल गया, ठीक है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का एक वैल्यू मिल गया। सो आई कैन से एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। इसको, इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हम लोग अगर इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू एन इक्वल साइन, आई हैव टू प्लेस समथिंग हियर सो दैट दिस विल बी इक्वल। याद है इसको क्या बोला जाता है? मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, हाँ क्या बोलता है इसको? यू हैव टू प्लेस समथिंग। कांस्टेंट ऑफ यस, प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है कि नहीं? सबको याद है? whenever you want to convert the proportional symbol to an equal sign, you have to, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए you have to use a constant, that constant gets multiplied with the right hand side value, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लास 10 में भी मिलेगा, क्लास 10 में जब तुम लोग ओम्स लॉ पढ़ोगे तब इलेक्ट्रिसिटी में भी मिलेगा ये चीज, V इक्वल्स टू आर आई मिलेगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, उसके बाद मिलेगा V इज इक्वल टू आर आई, दैट R विल बी कांस्टेंट, ठीक है? रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो डजंट मैटर, अभी तुम लोगों को जानना जरूरी नहीं है, बट ऐसा मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज सबको पता है, इसको ऐसे लिखना पड़ता है। इज इट क्लियर? यस सर। ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आया? यस सर। ऋषिकेश, हाँ सर। ओके। तो यहाँ पे इन दिस सिनेरियो ये डिपेंड करता है, रेश, ये जो कांस्टेंट होता है अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग यूज होता है, ठीक है? बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इस केस में ऐसा एक वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? दैट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट कांस्टेंट वैल्यू, वो पूरा यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, दैट वैल्यू डज नॉट चेंज, ठीक है? तो दैट वैल्यू is called the universal constant of gravitation, which is denoted by capital G. समझ में आया? This capital G is nothing but the constant of proportionality which is used in case of gravitation.
समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो बोलते हैं ना। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यस, ठीक है। सो समझ में आया? तो जी का एक वैल्यू होता है, बिकॉज देखो कांस्टेंट हम लोग जी का वैल्यू अगर लेंगे तो इट हैज टू बी कांस्टेंट, इट हैज टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द यूनिवर्स। कोई भी कहीं पे भी जाओ जी का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। कैपिटल जी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी remains constant across the universe। समझ में आया? तो g का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? यू हैव टू रिमेंबर, जैसे हम लोगों ने एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा था, वो कांस्टेंट होता है, दैट इज अ कांस्टेंट, है कि नहीं? साइंटिफिक कॉन्सेंस मिलेगा तुमको। एवोगाड्रोस नंबर कितना था? 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर कांस्टेंट था ना? यस और नो? Yes. तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ कांस्टेंट। तो g का जो Yes, वैल्यू sir. होता है वो भी एक टाइप का कांस्टेंट है। तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू, हम लोगों को अभी भी पता है, तो इफ यू रिमेंबर, इफ आई रिमेंबर इट केयरफुली, सो 6.67 था शायद, मोस्ट प्रोबेबली 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसका यूनिट भी होता है, एवोगाड्रोस नंबर है ना, वो नंबर का कांस्टेंट नहीं होता है, ये कांस्टेंट एक तुम्हारा क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका एक वैल्यू होता है, तो दैट वैल्यू इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेट मी चेक ये करेक्ट है कि नहीं, मुझे तो याद है इतना तक, करेक्टली याद है। लेट मी सी, हाँ 6 सॉरी 3 भी है, हाँ। सो ऑलमोस्ट 6.67 भी लिख सकते हो। हम लोग 6.67 लिखते थे, कैलकुलेशन ईजी हो जाता था। या 6.7 भी लिख सकते हो, बहुत लोग 6.7 लिखते हैं। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, यहाँ पे 6.7 लिखते हैं। सो जस्ट टू बी क्लियर, तो डायरेक्ट एक्चुअल जब लिखोगे तब 6.673 भी लिख सकते हो, और जब न्यूमेरिकल्स करोगे, सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख दे सकता हूँ। So I can write for numericals, take the value of g as 6.7 into 10⁻⁻11, okay, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो 6.7 यूज करना, कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। समझ में? सो इज इट क्लियर? बहुत टाइम लेके कराया। क्यों टाइम लेके कराया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने को दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, राइट द स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस यहाँ तक तुमको पूरा चीज लिखना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो सैंपल क्वेश्चन एक दे देता हूं, उसका सोल्यूशन ये होगा। सैंपल क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मेट में आ सकता है, स्टेट
दे दिया 5 मार्क का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का सोल्यूशन क्या है, ये पूरा ऊपर से एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, इतना बड़ा भी नहीं है, आराम से 5 मार्क मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया ये चीज? हाँ सर। ऋषिकेश, नवोदीप, क्लियर? यस सर। ओके, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज टू स्टडी दिस पार्ट। ओके, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहां से फ्रॉम हियर टिल दिस पार्ट, ओके। तो इसको तुम पढ़ना, 10.4 तक पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे डी स्क्वायर लिखते हैं, यू कैन राइट आर स्क्वायर एज वेल, एक ही बात है। तो ये हम लोग का मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस इज द मेन फॉर्मूला दैट विल बी यूजिंग इन दिस चैप्टर। सो यहाँ पे और एक चीज किया है उन लोगों ने, जी का वैल्यू कैसे निकलता है, ठीक है। हम लोगों ने जो देखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे निकलता है, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ a line here. सो उसी फॉर्मूला को क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अबाउट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ओके। सो यहाँ पे तुम्हारा जो फॉर्मूला है, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, वी नो एफ इक्वल्स टू जी। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, जी को इस साइड में रख के बाकियों को उस साइड में लेके जाए, तो आई कैन राइट कैपिटल जी एस एफ आर स्क्वायर, है कि नहीं। ये नीचे ऊपर में चला जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, नीचे जो चला जाएगा तो m1 बाई m2। यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे फोर्स आ रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है, सो फोर्स का वैल्यू क्या है, न्यूटन। रेडियस क्या होगा, मीटर में होगा, ऐसा यूनिट में, है कि नहीं। सो ऐसा यूनिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ जी कैसे निकलेगा। फोर्स का क्या है, फोर्स का है न्यूटन, रेडियस का क्या है मीटर, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसका कितना है, के जी इंटू के जी। सो कैसे लिखेंगे, आई कैन राइट दिस एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया कैसे निकाला, फॉर्मूला से निकाला ऑब्वियसली। इज इट क्लियर? यस। बिकॉज फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, रेडियस का कितना है, मतलब लेंथ है ना, रेडियस तो एक रेडियस नहीं, सॉरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज लेंथ। सो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मास का क्या होता है, ऑब्वियसली केजी होता है। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया है ऐसा यूनिट? सबको समझ में आया? नवोदीप, ऋषिकेश, काव्यिक, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके, तो ये जो ग्रेविटी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, सो लेट मी, तो ये हम लोग को मिला। तो जी का वैल्यू किसने निकाला, जी का वैल्यू निकाला था हेनरी कैवेंडिश ने। सो ही फाउंड दिस वैल्यू यूजिंग ए वेरी सेंसिटिव बैलेंस। बैलेंस होता है ना, वेइंग स्केल जो होता है, उसको यूज करके उन्होंने निकाला था
So the accepted value of G is 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, तो केजी टू द पावर माइनस 2 भी लिख सकते हो, पर नहीं लिख के. सो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को अगर यूज करोगे तो उसमें तुम इस फॉर्मूला से वो फोर्स निकाल सकते हो. यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो F इक्वल टू जी एम m1 into m2 by r square का जो फॉर्मूला है, using that formula you can find the force of attraction, the force of gravity between any two objects. तो तुम्हारे घर अभी तुम्हारे मोबाइल, तुम जो अभी मोबाइल पकड़ के रखे हो या फिर लैपटॉप पकड़ के रखे हो, है कि नहीं, मतलब जहां पे भी तुम लोग ये वीडियो मतलब क्लास अटेंड कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट के और तुम्हारे बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. समझ में आ रहा है? यू आर अट्रैक्टिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक नो डिवाइस. सर. क्या नो सर? सर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे? यही तो बात है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट को तो अगर तुम लोग कंसीडर करोगे, फॉर एग्जांपल पहले केस में तुम्हारे और तुम्हारे मोबाइल के बीच में मैं मतलब बात कर रहा हूं. सो यू आर कंसीडरिंग दोस टू ऑब्जेक्ट्स, यू एंड योर मोबाइल फोन, है कि नहीं. सो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, तुमको और अर्थ को कंपेयर करेंगे. सो जैसे तुम्हारे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन, तुम अर्थ को पुल कर रहे हो एक फोर्स से, सिमिलरली अर्थ भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से तुमको भी पुल कर रहा है. सोचने में थोड़ा ऑड लगता है, बट दैट इज द थिंग. ठीक है, हम लोग क्यों नीचे में अट्रैक्टेड है, अर्थ क्यों हमारे ऊपर नहीं आता है. हम लोग जब जंप करते हैं, अर्थ तो हमारे जितना नहीं आता ना, हम अर्थ की तरफ जाते हो. तो वो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ये चीज. सो ग्रेविटेशन कोई भी दो चीज अगर कंसिडर करोगे एनीवेयर इन द यूनिवर्स, सो फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे अर्थ में खड़े हो और तुम्हारे और प्लूटो, प्लूटो तो पता है ना बहुत दूर में है, प्लूटो पता है. हाँ. तुम्हारे और प्लूटो के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है, बट वो बहुत कम है. दैट फोर्स इज नेग्लिजिबल. दैट इज वाई यू आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लूटो. ऐसा इतना दूर तक तो नहीं जा पाओगे ना. सो वही बात है. सो ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, वो कोई भी दो एनी टू इफ यू टेक एनी टू रैंडम ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो फोर्स एग्जिस्ट करेगा. तो दैट मीन्स तुम्हारे और तुम्हारे मोबाइल फोन के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है. यू आर पुलिंग द you are pulling your mobile phone, you are attracting your mobile phone with a certain amount of force. Your phone is also attracting you with that same amount of force, है कि नहीं. बट हम लोग को क्यों एक्सपीरियंस नहीं होता है? बिकॉज अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तुम्हारे और तुम्हारे मोबाइल फोन के बीच में जो फोर्स है उससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. तो दैट इज वाई दैट पुल कैनॉट बी इजिली सीन, दैट इज नॉट विजिबल इजिली. ठीक है, बट तुम अगर मोबाइल को छोड़ दोगे क्या होगा, वो हमारे तरफ नहीं आएगा, अर्थ की तरफ जाएगा. क्यों अर्थ की तरफ जाएगा? बिकॉज अर्थ का जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, द पुलिंग फोर्स इज मच हायर देन द पुलिंग फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय यू. समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ. सो एनी टू ऑब्जेक्ट, हाँ सर. any two objects, you can take any object that you think. दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा. फॉर एग्जांपल इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एंड समवन ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, मतलब सोचो न्यूयॉर्क में या फिर अमेरिका में कोई है, ठीक है, तुम्हारे बीच में भी क्या होगा, देयर इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है कि नहीं. बट दैट फोर्स इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ. समझ में आ रहा है? क्यों? बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, और मास जब ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका फोर्स भी ज्यादा होगा. समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ऋषिकेश समझ में आ रहा है? ठीक है, जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन स्टडी दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. दिस ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स पढ़ना. यहाँ पे ग्रेविटी कैसे डिस्कवर होता है उसके बारे में लिखा है. और यहाँ पे केपलर्स लॉ, ये जो शाश्वती यू हैव आस्क्ड, ये जो स्क्वायर क्यों होता है यहाँ पे, है कि नहीं? हाँ. तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर इस बॉक्स में है.
समझ में आ रहा है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और इजीली कर सकते हैं, इसमें तुम्हारा काइनेमेटिक्स का कुछ लॉस चाहिए होता है, बट दिस वाज फाउंड यूजिंग एन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सो अगर इंटरेस्ट है तो ये पढ़ना, एग्जाम में नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये वाला एलिस का कॉन्सेप्ट चाहिए, इसमें मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही चाहिए। सो ट्राई करना, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टडी दिस पार्ट, तो दिस पार्ट विल आंसर दैट क्वेश्चन के वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्यों है, तो होता है सिर्फ डिस्टेंस क्यों नहीं होता है, सिर्फ वन एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यों नहीं होता है, 1/r² क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, तो 1/r² होने का रीजन यहाँ पे इस बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों चीज बहुत बड़ा चीज है। फर्स्ट वाला तुम लोग पढ़ लेना, इट इज जनरल डिस्कशन, एंड द सेकंड इज दैट आंसर टू दैट क्वेश्चन के r² क्यों होता है, एग्जाम में नहीं आता है, वो छोड़ दो, फॉर इंटरेस्टेड यू कैन स्टडी, ओके। समझ में आया? हाँ सो दैट वाज द वैल्यू ऑफ जी, तो जी का हम लोगों ने एसआई यूनिट निकाला यूजिंग दैट फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r², यही फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने जी का एसआई यूनिट निकाला। तो दैट एसआई यूनिट जो वैल्यू है, जी का वैल्यू है, वो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एंड दैट हैज बीन calculated based on multiple experiments throughout across different parts of the world। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कोई यूएस में निकाल दिया, तुम्हारा कोई अफ्रीका में निकाल दिया, ऐसा नहीं, हर एक वर्ल्ड, हर एक कंट्री में इसको कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द डिफरेंट कंट्रीज, दिस वैल्यू हैज बीन एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। समझ में आया? That value is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. It's a constant of proportionality, and this constant remains the same across the universe। कहीं पे भी चला जाओ, प्लूटो के ऊपर भी अगर तुम लोग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करोगे, तब भी ये जी का वैल्यू वहां पे काम में आएगा। समझ में आया? हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे लिखा गया है, तो दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस, यूनिवर्सल क्यों है, बिकॉज it is applicable to all bodies whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial। celestial मतलब अर्थ के सरफेस में है, celestial मतलब अर्थ के बाहर है, ठीक है, उसको celestial बोला जाता है। so automatically this is the reason why it is called universal, इसलिए इसको universal law of gravitation बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? और डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब f इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर d का वैल्यू बड़ा हो जाता है, मतलब सपोज इट बिकम 6 टाइम्स, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कितना छोटा होगा? 1/36 टाइम्स हो जाएगा। समझ में? मतलब स्क्वायर होता है ना, अगर 5 टाइम्स बड़ा हो गया d का वैल्यू, मतलब डिस्टेंस तुम्हारे और उस दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस 5 टाइम्स ज्यादा हो गया, तो तुम्हारे दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/25 टाइम्स छोटा हो जाएगा, मतलब 1/25 टाइम हो जाएगा, मतलब इट बिकम्स स्मॉलर। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर। क्लियर? इनवर्स क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर में है, और स्क्वायर तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में स्क्वायर वैल्यू है 1/r², so दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। समझ में आया? हाँ सो इसका सम भी है, इसका सम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज मेरा तबीयत इतना अच्छा नहीं है। लास्ट पार्ट चैप्टर का पढ़ा देता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंस क्या है, इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी इतना सुंदर से पॉइंट वाइज दिया हुआ है तुम लोग का, ये मेरे दिखाने का भी जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। सो व्हाई इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट? बिकॉज दैट आंसर्स मेनी क्वेश्चन के पेड़ से एप्पल क्यों गिरता है, उसी स्पीड से क्यों एप्पल गिरता है, हर एक जगह में जाओ तुम्हारा सेम स्पीड से एप्पल गिरेगा, वो क्यों है, तुम्हारा अर्थ क्यों रोटेट करता है, तो ऑल दोस आंसर्स कैन बी, ऑल दोस क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मैंने पहले ही बोला था, ये एक डिस्कनेक्टेड फोर्स है, मतलब
कांटेक्ट फोर्स नहीं है, मतलब ग्रेविटेशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तब भी काम करता है, नॉन कांटेक्ट में भी है, मतलब दोनों के बीच में अगर कोई कांटेक्ट नहीं है तब भी काम करता है। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर तुम हॉट एयर बैलून या फिर पैराग्लाइडिंग कर रहे हो तब भी तुम्हारा ग्रेविटी यू विल बी पुल टुवर्ड्स द अर्थ, है कि नहीं? समझ में आया? सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या किया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प टू आंसर वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट वर अर्लियर सीन टू बी अनकनेक्टेड। ऐसा लगता था कि हाँ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो those things are now answered, can be answered using this universal law of gravitation। तो पहला वाला क्या है, हम लोग अर्थ के ऊपर क्यों इंटैक्ट रहते हैं, एक जगह में खड़े हैं तो उस जगह में क्यों खड़े रहते हैं? स्पेस में देखा है ना, जब लोग एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं मून में या फिर तुम्हारा कोई जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या फिर स्पेस में जाता है, तब क्या होता है? स्पेसशिप में क्या होता है, वहां पे जीरो ग्रेविटी होता है। क्यों जीरो ग्रेविटी होता है? बिकॉज वहां पे अर्थ का ग्रेविटी उतना दूर तक पहुंच नहीं पाता, उसके बॉडी के बीच में डिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि एटमोस्फेयर को भी पकड़ के नहीं रह सकता है उस पोर्शन में। सो दैट इज वाई वो लोग तुम लोग देखा ना, वो स्पेसशिप के अंदर में फ्लोट हवा में ऐसे तैर के जा सकते हैं। हैव यू सीन? देखा है कि नहीं, बोलो। स्पेसशिप के अंदर एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? हवा में उड़ के जा सकते हैं ना? देखा है कि नहीं कभी? हाँ, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जीरो ग्रेविटी, क्योंकि वहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नहीं मिल पाता। दैट डजंट मीन के हाँ वहां तक अर्थ का ग्रेविटी है, बट दैट मच इज नॉट अनफ टू पुल यू। बट मून को पकड़ के रख सकता है, मून तो और भी दूर है कि नहीं? बट मून का मास भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तुमको पुल क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज तुम्हारा मास बहुत कम है, सो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बिकॉज मास ऑफ बोथ द बॉडीज रिक्वायर्ड है ना। F इक्वल टू जी m1 m2, तो m1 को भी, m1 और m2 दोनों ही अगर बड़ा होगा, डिस्टेंस बड़ा होने से भी प्रॉब्लम नहीं है, पुल कर सकता है। दैट इज वाई अर्थ कैन पुल द मून, ठीक है, बट कैनॉट पुल यू आउटसाइड द एटमोस्फेयर। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? yes, अभी समझ में आया क्यों एस्ट्रोनॉट फ्लोट करते हैं, मून क्यों नहीं उड़ जाता है? ऐसा तो नहीं, मून तो ऑर्बिट में रहता है। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज मून का मास बहुत ज्यादा है। सिमिलरली मून का जो मोशन है वो कैसे इंटैक्ट रहता है, वो भी आंसर किया गया है यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जितना भी सारा प्लैनेट्स है वो सन के चारों ओर कैसे घूमते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में क्यों है, मासेस की मतलब किस अमाउंट से वो लोग अट्रैक्टेड है, किस फोर्स से, मतलब किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। सो ऑल दोस थिंग्स हैव बीन आंसर्ड यूजिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड सिमिलरली टाइड्स, सुना है टाइड्स, हाई टाइड लो टाइड, समुद्र में आता है, ओशंस में, ओशंस और सीन्स में, सुना है कभी? हाँ, हाँ हाई सर। हाई टाइड और लो टाइड के कारण क्या होता है, ग्लोबल सीजन चेंज होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ, मतलब तुम्हारा साउथ इंडिया में कोई साइक्लोन आ गया, तब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग के यहाँ पे बाढ़ छा जाता है कि नहीं? सो दैट इज ड्यू टू टाइड्स, है कि नहीं? टाइड्स क्यों होता है? टाइड्स आर नथिंग बट दे आर कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन, ठीक है। तो मून और सन दोनों ही पुल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ को। सो दैट दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ दोस टू फोर्सेस कॉजेस द टाइड्स टू ऑकर। तो हाई टाइड एक होता है, एक लो टाइड होता है, ठीक है। सो बोथ ऑफ दिस टाइड्स across all the oceans and seas in the world are caused due to the gravitational pulls of the gravitational forces between the earth and the sun as well as earth and the moon। समझ में आया? So that question, that concept has also been explained using the universal law of gravitation। सबको समझ में आया? हाँ, नवोदय हाँ, ऋषिकेश का भी Yes, क्लियर? ठीक है, तो दैट वाज द मेन थिंग। तो पढ़ना ये चीज, और ये कॉपी में लिख लेना। क्यों कॉपी में लिख लेना? बिकॉज ये एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन
मतलब इस पॉइंट से यहाँ जो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो जी का वाला मैंने लिखा है ये वाला, यहाँ तक तुम्हारा क्या है ये मत लिख देना हाँ आंसर में, न्यूमेरिकल्स मत वाला पार्ट मत, ये ऐसे ही सबमिट करने के लिए। तो यहाँ तक टिल हियर, ओके। सो टिल हियर इज द सोल्यूशन। समझ में आया? किसका आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 5 मार्क का देगा एग्जाम में, आ सकता है, वहां पे ये लिखना पड़ेगा। सो अच्छा से कॉपी में लिख लेना, ओके। ठीक है। हाँ, सो थैंक यू, बाय बाय, हाँ सर। गुड नाइट। और एक चीज, रुको पे कोई लीव मत करना, बता देता हूँ। ऑफलाइन क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, इस वीक में स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ। काबिक को भी चोट लगा है शायद, तो लेट हिम गेट वेल। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट वीक वेडनेसडे और फ्राइडे को स्टार्ट करा दूंगा, ओके। समझ में आया? इज एवरीवन क्लियर? हाँ सर। yes. या काबिक ठीक हो जाओगे मंडे तक? सर पता नहीं। अच्छा बोलना, मतलब जब 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 तुम लोग सब आ पाओगे तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज बिकॉज कोई नहीं आएगा, कोई आ नहीं पाएगा, सो इन दैट केस ऑफलाइन क्लास करना फिजिबल नहीं है। सो आई विल लेट यू नो कब स्टार्ट कराऊंगा। तब तक जब तक मैं नहीं बोलता हूँ तब तक ऑनलाइन क्लासेस होगा, ओके। सो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑन संडे। Bye, good night. बाय सर, गुड नाइट।